हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन हब। हम लोग का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक चल रहा है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीवर के कुछ कॉमन फंक्शन क्या होते हैं, हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं और किन कंडीशंस में डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि हमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। और लीवर फंक्शन टेस्ट के कुछ पैरामीटर, उसमें जो एंजाइम आते हैं ALT एंड AST, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें कुछ डाउट रह गए थे, विच टेस्ट इज़ मोर स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है AST या फिर ALT। AST को हम लोग और क्या बोलते हैं? SGOT। ठीक है, और ALT को और क्या बोल सकते हैं? SGPT। ठीक है, तो देखिए, अगर हम ALT की बात करें तो ALT हमारा जो एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है? इन हिपैटिक सेल्स। ALT कहाँ पाया जाता है? हिपैटिक सेल्स में। हिपैटिक सेल्स बोले तो लीवर सेल्स। ठीक है, लीवर की सेल्स में हमारा ALT पाया जाता है। तो अगर हमारा ALT का लेवल इंक्रीज है तो ये इंडिकेट करता है किसको? लीवर डिसीज को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं AST की। तो AST हमारा ये भी लीवर में पाया जाता है, लीवर से रिलीज होता है। लीवर के साथ साथ ये हमारा ओवरी से भी रिलीज होता है, कार्डियक मसल से भी रिलीज होता है, कार्डियक मसल से भी रिलीज होता है, एंड ये स्केलेटल मसल से भी रिलीज होता है। इस कहाँ से? स्केलेटल मसल से भी ये रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर हम AST की बात करें तो AST हमारा लीवर के साथ साथ ओवरी, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल से भी रिलीज होता है। तो अगर AST का लेवल इंक्रीज होता है तो ये सिर्फ लीवर डिसीज को ही इंडिकेट नहीं करेगा, बल्कि में भी कोई अबनॉर्मलिटी है तो ये उसको भी इंडिकेट करेगा। तो हाई लेवल ऑफ AST इंडिकेट लीवर डिसीज एंड some myocardial infarction. But in case of ALT, it is only released in hepatic cells. ये केवल हमारी hepatic cells में ही रिलीज होता है। तो अगर हमारा ALT का लेवल इंक्रीज है तो वो क्या इंडिकेट करता है? लीवर डिसीज को। ठीक है, चलिए यहाँ पे AST की कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। अगर AST का लेवल हमारी बॉडी में 300 to 400 यूनिट्स पर लीटर से भी अबव है तो ये क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट सफ़र फ्रॉम हिपैटिक जॉइंडिस। पेशेंट को क्या है? हिपैटिक जॉइंडिस। ठीक है, अगर AST का लेवल 1000 यूनिट्स पर लीटर से भी अबव हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट सफ़र फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस। देखिए, यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी काम आएगी। देखो, जहाँ पे भी हीप वर्ड आता है, मैंने आप लोग को बताया था वो रिलेटेड होता है किससे? लीवर से, और हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं। और जो आइटिस है, आइटिस रिलेटेड होता है किससे? इन्फ्लेमेशन से। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं पे लीवर में इन्फ्लेमेशन है या फिर स्वेलिंग है। ठीक है, तो वही हमारी क्या होगी? हेपेटाइटिस। ठीक है, तो अगर AST का लेवल 1000 यूनिट्स पर लीटर से भी अबव हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट सफ़र फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस, या फिर ड्यू टू ड्रग्स भी लीवर डिसीज हो सकती है। लीवर डिसीज ड्यू टू ड्रग्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हमारा बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन में टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम लोग कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, बिलिरुबिन क्या होता है? बहुत प्यारा सा पॉइंट लिखा है यहाँ पे। बिलिरुबिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन। बिलिरुबिन क्या होता है? जब हमारी RBCs का, हमारी इरिथ्रोसाइट्स का डिग्रेडेशन होता है तो उसके बाद हमारा क्या बनता है? बिलिरुबिन। तो हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ हीम या फिर इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। सपोज दैट ये हमारा बोन मैरो है, यहाँ से हमारी RBCs का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? हमारी RBCs का फॉर्मेशन हो रहा है। और RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है? 90 to 120 डेज। ठीक है, तो पर डे हमारी बॉडी में RBCs का फॉर्मेशन होता है, और कुछ ऐसी होंगी जिनका 20 डेज, 120 डेज कंप्लीट हो रहे होंगे तो उनका क्या हो रहा होगा? डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा, उनका डिग्रेडेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो पर डे ये प्रोसेस चलती रहती है कि कुछ नई सेल्स हमारी बनती हैं और जो पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड एज RBCs, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी ओल्ड एज RBC हैं, ठीक है, जिनका 110 डे हो गया है या फिर 115 डे कंप्लीट हो गया है, तो वो सब ओल्ड एज RBC हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होना है। तो वो सब कहाँ चली जाती हैं? हमारी लीवर में।
और लीवर में कहाँ जाती हैं, ये हमारा है लीवर, बहुत प्यारा सा, ठीक है। और ये कहाँ जाती है, लीवर की, देखिए लीवर के बहुत सारे फंक्शन होता है, वो बहुत सारे फंक्शन करता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो बिलिरुबिन ही बनाएगा, ठीक है। तो लीवर में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये जो हमारी ओल्ड एज आरबीसीज होती हैं, ये हमारी कहाँ जाती हैं, लीवर के रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में। कहाँ जाती हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में, ठीक है। ये कहाँ जाती हैं, लीवर के रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको तोड़ा जाएगा, ठीक, किसको, हमारी जो एरिथ्रोसाइट हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसीज। ये जो आरबीसीज है हमारी, ये 90 to 120 डेज हमारी बॉडी सर्कुलेशन में रह के आई, हमारी बॉडी में रह के आई हैं। तो अब हमारी बॉडी क्या कहती है कि इतनी जल्दी इनको जाने मत दो, जितना हम इनको यूज़ कर सकते हैं उतना हम यूज़ कर लें, उसके बाद इनको एक्सक्रीट करो। तो देखो, जो हमारी आरबीसी हैं, अब इनका टूटना शुरू होगा। इनके टूटने के बाद जब हम इनको अलग अलग करेंगे, तो जितना भी इनका यूज़फुल पार्ट है वो सब हम लोग रीयूज़ कर लेंगे, और जो वेस्ट बचेगा उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो जब इनको तोड़ेंगे तो इसमें से क्या क्या निकलेगा, पहला तो हमारा वाटर, ठीक है, और क्या होगा इसमें, हीमोग्लोबिन, और क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक। तो वाटर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी में रीयूज कर लिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हीम एंड ग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, जब हम इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी हमारा दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, किससे किससे, एक तो हीम से और दूसरा ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन हमारा एक टाइप का प्रोटीन है। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को भी रीयूज कर लेगी हमारी बॉडी। अब बात करते हैं हीम की। हीम में क्या होता है, हीम हमारा किससे बना होता है, आयरन से। हीम में हमारा क्या होता है, आयरन, ठीक है। अब जब हीम को तोड़ा जाएगा, आयरन को तोड़ा जाएगा, तो इसमें भी हमारे दो पार्ट निकलेंगे, एक तो आयरन कंटेनिंग पार्ट, एक आयरन कंटेनिंग पार्ट, और दूसरा जिसमें आयरन नहीं होगा, नॉन आयरन कंटेनिंग पार्ट, नॉन आयरन कंटेनिंग पार्ट। अब ये जो हमारा आयरन है, ये भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। आयरन कहाँ पे यूज़ होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में फिर से हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए क्या होगा, रीयूज़ कर लिया जाएगा, या फिर ये कहीं पे स्टोर हो जाएगा अगर उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। कहाँ चला जाएगा, बोन मैरो में। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हमको आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी क्या होगा, हमारी बॉडी में वापस चला जाएगा। फिर यहाँ पे बचा हमारा नॉन आयरन पार्ट, इसका यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब इसकी भाई एक्सक्रीट आउट करने की व्यवस्था बनाई जाए, तो क्या होगा, देखो ये जो नॉन आयरन पार्ट होता है हमारा, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये जो नॉन आयरन पार्ट होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो अब क्या किया जाएगा, अब इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए तैयार किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। तो आफ्टर रिडक्शन ये येलो कलर के पिगमेंट में चेंज हो जाएगा, येलो कलर के पिगमेंट में चेंज हो जाएगा। और वही जो येलो कलर का पिगमेंट है हमारा, वो क्या होगा, बिलिरुबिन, ठीक है। वो क्या होगा हमारा, बिलिरुबिन। तो देखा आपने, बिलिरुबिन हमारा कहाँ से बना, ठीक है। तो ये जो बिलिरुबिन है हमारा, ये बिलिरुबिन हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में सॉल्युबल हमारा ये नहीं है, ठीक है। तो अब जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसको हमारे नॉर्मल जो सर्कुलेशन है उसमें आने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसको सर्कुलेशन में कैसे लाया जाए, तो कुछ ये योजना बनाई जा रही थी। तब तक जो हमारे एल्बुमिन भाई थे, कौन, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो ये एल्बुमिन बोले चलो कोई बात नहीं, हम ट्रांसपोर्टर का काम कर लेंगे, इनको लेके हम चले जाएंगे। तो क्या किया गया भाई, एल्बुमिन को भेजा गया, ठीक है। तो इन एल्बुमिन ने क्या किया, बाइंड विद बिलिरुबिन। ये एल्बुमिन क्या करता है, बाइंड विद बिलिरुबिन। इसने बिलिरुबिन से बाइंड कर लिया। अब ये जो एल्बुमिन है, ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्टर का, और ये बिलिरुबिन को लेके कहाँ चला जाएगा, हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो बिलिरुबिन है हमारा, जो कि एल्बुमिन के साथ हमारे पूरे बॉडी सर्कुलेशन में घूम रहा है, तो ये बिलिरुबिन हमारा क्या होता है, वो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को और हम लोग क्या कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन।
क्या कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो भाई, ये जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोले तो ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो वाटर में तो ये मिक्स होगा नहीं, तो फिर कैसे हमारी बॉडी सर्कुलेशन में पहुंचेगा, फिर कैसे ये एक्सक्रीट होगा। ये एल्बुमिन क्या कर रहा है, इसको सॉल्युबल नहीं बना रहा है, ये एल्बुमिन इसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है कि इसको हम लेके जाएं, क्योंकि इसको जाने में तो भाई मुश्किल हो रही थी ना, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल था और हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा क्या है, सब वाटर ही वाटर है। तो ये एल्बुमिन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। तो अब इसको सॉल्युबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ये हमारी ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही थी, लीवर के रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में। ठीक है, तो अब ये एल्बुमिन ने क्या किया, ये इसको बॉडी सर्कुलेशन में लेके चला गया, लेकिन अभी भी ये क्या है, हमारा वाटर इनसॉल्युबल है। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए इसको फिर से लीवर में लाया जाएगा। ये हमारा प्यारा प्यारा सा लीवर है, इसको फिर से लाया जाएगा कहाँ, लीवर में। लेकिन पहले कहाँ था, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में। अब कहाँ लाया जाएगा, हमारी लीवर की हिपैटिक सेल्स में। ठीक है, लीवर की हिपैटिक सेल्स में लाया जाएगा। हिपैटिक सेल्स में आने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन किसके साथ, कॉन्जुगेट करेगा, कॉन्जुगेट करेगा किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ही क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा। और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपीजी ट्रांसफेरेज। ठीक है, यूडीपीजी क्या होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेज। ठीक है, और जहाँ पे भी एज लगा हुआ मिल जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एज मिल जाए, दैट मीन्स विच इज रिलेटेड विद एंजाइम, एज मतलब एंजाइम। ठीक है, तो ये यूडीपीजी क्या है, हमारा एक एंजाइम है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आया था उसको ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट कराएगा। ठीक है, आफ्टर कॉन्जुगेशन ये जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन था, ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन, या फिर इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन क्यों कह रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें मिल गई, एक तो डायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, और क्या मिला था यहाँ पे, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये दोनों बिलिरुबिन हो गए। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंडली देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बिलिरुबिन। क्या हो जाएगा हमारा, टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, तो यहाँ से आपको बिलिरुबिन तो मिल गया, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड टोटल बिलिरुबिन। अब इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये जो हमारा बिलिरुबिन है, अब ये क्या हो गया हमारा, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो गया ये हमारा। अब ये क्या करेगा, गाल ब्लेडर में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, हमारे जीबी में। किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ भेजा जाएगा, हमारा जीबी में। फिर जीबी में क्या होता है, बाइल जूस भी होते हैं यहाँ पे, जीबी में क्या होता है, हमारे बाइल जूस भी होते हैं। फिर ये बाइल जूस के साथ मिलके कहाँ जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, और बाइल जूस का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, बाइल जूस हमारे लिपिड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, आफ्टर लिपिड डाइजेशन ये लोग क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। 90% तो हमारा स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, 90% हमारा स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बाकी का जो बचा 10% वो वापस हमारे सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिन के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू फिल्टर होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो 90% हमारा स्टूल के साथ एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बिलिरुबिन होता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, स्टेरकोबिलिनोजन। नाम देते हैं क्या, स्टेरकोबिलिनोजन। और जो 10% हमारा यूरिन के साथ जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, यूरोबिलिनोजन। चलिए अब इसी पूरी साइकिल को हम लोग एक प्रॉपर वे में देख लेते हैं। बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन। बिलिरुबिन क्या होता है, आफ्टर हीम डिग्रेडेशन के बाद जो हमारा वेस्ट होता है वही क्या होता है, बिलिरुबिन। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज ओवर, जब हमारी आरबीसी का लाइफ स्पैन ओवर हो जाता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, 90 to 120 डेज। तो जब ये ओवर होने लगता है तब ये क्या करती हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम। ये कहाँ चली जाती हैं, टूट जाती हैं, कहाँ पे, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में। और ये कहाँ होता है, हमारे
लीवर में, ठीक है, ये मत भूलना। फिर लीवर में जाने के बाद क्या होता है, जब ये टूटेंगी तो हीम एंड ग्लोबिन आर सेपरेटेड। हीमोग्लोबिन हमारा किससे मिलके बना है, हीम से, एंड ग्लोबिन प्रोटीन से। तो हमारा हीम एंड ग्लोबिन पार्ट क्या होगा, सेपरेटेड हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने इधर बताया था आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या होगा, ग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। ये जो हमारा ग्लोबिन है ये अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा, ठीक है। After that, the iron liberated from heme is reutilized. After that, जो हीम हमारा आयरन से बना हुआ है वो क्या होगा, रीयूटिलाइज हो जाएगा। आयरन हमारा क्या होगा, रीयूटिलाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार बना के एक पॉइंट लिखा है। स्टार बनाने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, चलिए देखते हैं। अबाउट 6 ग्राम ऑफ HB इज ब्रोकन डाउन पर डे हमारी कितनी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है, 6 ग्राम पर डे। हमारी बॉडी में 6 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। फ्रॉम विच अबाउट 250 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन इज फॉर्म। 6 ग्राम हीमोग्लोबिन जो हमारी ब्रेक डाउन होती है उसमें से अबाउट 250 mg बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। पर डे हमारी बॉडी में कितना बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, 6 ग्राम से कितना फॉर्मेशन होगा, 250 मिलीग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अबाउट 6 ग्राम हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन पर डे फ्रॉम विच अबाउट 250 mg ऑफ बिलिरुबिन इज फॉर्म, ठीक है। एंड 80% इज फॉर्म बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। 80% हमारा कैसे बनता है, जो हमारी ओल्ड आरबीसीज होता है उनके डिस्ट्रक्शन से 80% का फॉर्मेशन होता है। 80% का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ओल्ड आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से, ठीक है। 10% का फॉर्मेशन जो हमारी इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, 10% का फॉर्मेशन उससे हो जाता है। 10% तो अभी बच गया, तो बाकी का जो 10% बिलिरुबिन हमारा बनता है तो वो जो हमारे अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उनसे बनता है, या फिर हमारा जो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन, उससे हमारा उसका बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसे हमारा बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट टू लीवर, ये लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या होगा, द बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड इन द रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम या फिर सेल्स, ठीक है। जो हमारे लीवर की रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं वहाँ पे हमारा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो क्या होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हमारी क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि हाइड्रो क्या होती हैं, फोबिक होती हैं या फिलिक होती हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फोबिक और एक होता है फिलिक, ठीक है। आई कर दीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो फोबिक का मतलब होता है डरना, जैसे कहते हैं ना किसी किसी को फोबिया हो गया, तो फोबिक का मतलब होता है हेट, ठीक, या फिर डरना। और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, ठीक। फिलिक मतलब लविंग और फोबिक मतलब हेट, इससे भागना या डरना, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। इनसॉल्युबल होती है मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी, तो ये क्या होंगी, हमारी हाइड्रोफोबिक होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, तो हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा तो वाटर ही वाटर है, तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगी, क्या होगा, द लाइपोफिलिक बिलिरुबिन। देखिए यहाँ पे भी आपको वर्ड से ही समझ जाना चाहिए, लाइपोफिलिक बिलिरुबिन क्यों बोल रहे हैं। देखो लाइपोफिलिक, लाइपो मतलब, लाइपो का मतलब क्या हो गया, हमारा लिपिड, और लिपिड भी क्या होता है, लिपिड भी हमारा वाटर इंसॉल्युबल होता है। तो भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्ती हो जाएगा। तो ये बिलिरुबिन क्या है, ये भी वाटर इंसॉल्युबल है, बिलिरुबिन भी वाटर इंसॉल्युबल है, तो ये क्या हो जाएंगी, जो हमारी लिपिड्स हैं, फिलिक, फिलिक का मतलब लविंग, ये क्या होंगी, लिपिड लविंग हो जाएंगी, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, लाइपोफिलिक। ये लाइपोफिलिक हो गई क्योंकि हमारा लिपिड भी क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसीलिए हम लोग बिलिरुबिन को क्या कह रहे हैं, लाइपोफिलिक। द लाइपोफिलिक बिलिरुबिन इज देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा बाउंड टू एल्बुमिन। ये हमारे प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बाउंड टू एल्बुमिन, एल्बुमिन के साथ बाउंड करके ये हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेशन में क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी स्टार बना के लिखा हुआ है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझिएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्बुमिन कैन बाइंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ बिलिरुबिन। ये जो एल्बुमिन हमारा यहाँ पे बिलिरुबिन से बाइंड कर रहा है, तो एल्बुमिन का 1 मॉलिक्यूल कितनी बिलिरुबिन को बाइंड कर सकता है, बिलिरुबिन के 2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है,
ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, कॉन्जुगेशन इन लीवर। फिर लीवर में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे बिलिरुबिन बना हुआ है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल है, तो अभी तो भाई इसको सॉल्युबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। Inside the liver shell, the bilirubin is conjugated with, किससे conjugate होता है, glucuronic acid। conjugate करता है किससे, glucuronic acid। अभी मैंने क्या बताया था, in the presence of UDPG transferase enzyme। देखो यहाँ पे एज आ गया, एज मतलब एंजाइम, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपीजी एंजाइम। यूडीपीजी का क्या फुल फॉर्म होगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो इस एंजाइम की हेल्प से ये क्या होगा, ग्लूकुरोनिक एसिड से हमारा कॉन्जुगेट करेगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। आप लोग भूलो नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे दो बहुत प्यारे से पॉइंट लिख दिए हैं। क्या कि हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन दैट आर नॉट कॉन्जुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड। बिलिरुबिन जो ग्लूकुरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोबिलिरुबिन। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोबिलिरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन दैट आर कॉन्जुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड। वो बिलिरुबिन जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक बिलिरुबिन। हिपैटिक बिलिरुबिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है, लीवर में। ठीक है, लीवर की हिपैटिक सेल्स में हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हिपैटिक बिलिरुबिन, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो समझ में आया डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन बाइल, एक्सक्रीशन कहाँ होता है इसका, बाइल से। तो द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रीचेस द इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल। इंटेस्टाइन में ये कैसे पहुंचता है, बाइल के थ्रू। ठीक है, बाइल क्या करता है, इसको लेके चला जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। फिर क्या होता है, इन द डिस्टल इलियम एंड कोलॉन। इलियम कोलॉन क्या है, ये हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ठीक है, इन द डिस्टल इलियम एंड कोलॉन एनारोबिक फ्लोरा मीडिएट फर्दर कैटाबॉलिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट्स। किसमें चेंज कर देते हैं, ये हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसमें चेंज कर देंगे, स्टेरकोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। ठीक है, यूरोबिलिनोजन हमारा एक्सक्रीट आउट जाएगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, और स्टेरकोबिलिजन जो एक्सक्रीट आउट होगा किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू। स्टूल के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट होगा उसको क्या कहेंगे, स्टेरकोबिलिनोजन जो पिगमेंट होगा, और यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट होगा वो पिगमेंट क्या होगा, यूरोबिलिनोजन। इसी की वजह से इसका कलर क्या होता है, येलो। यूरिन का कलर क्या होता है, येलो, और स्टूल का कलर ब्राउन, स्टेरकोबिलिनोजन की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। जो टोटल बिलिरुबिन है हमारा उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0.30 टू 1.20 mg/dl। mg/dl बोले तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0 टू 0.25 mg/dl। जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0.25 टू 0.75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये अपनी रेंज में है तब तो ठीक है, और अगर ये हमारे अबव द रेंज हो रहा है मतलब हमारे लीवर में कहीं पे दिक्कत हो रही है, जॉइंडिस हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में अदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एएलपी। एएलपी बोले तो अल्केलाइन फास्फेटेज। अब ये अल्केलाइन फास्फेटेज क्या होता है, एएलपी इज रिलीज फ्रॉम लीवर, बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी एंड प्लेसेंटा। एएलपी हमारा कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से तो रिलीज होता ही होता है, साथ साथ में ये हमारा बोन से, इंटेस्टाइन से, किडनी से एंड प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। एएलपी का काम क्या होता है, ये हमारे जो फास्फेट ग्रुप होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने में, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कैसे, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से हमारे जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, कैपेबल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी बॉडी में एएलपी का लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये हमारी लीवर डिसीज़ को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ साथ में इसका लेवल हमारा सिर्फ लीवर डिसीज़ से ही इंक्रीज नहीं होगा। अगर कहीं पे भी बोन में एबनॉर्मलिटी है, इंटेस्टाइन में कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर किडनी प्लेसेंटा में भी एबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से भी एएलपी का लेवल हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देख लेते हैं एएलपी का नॉर्मल लेवल क्या होता है।
30 to 120 यूनिट्स पर लीटर। एएलपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 30 टू 120 यूनिट्स पर लीटर। अगर इससे अबव हमारा एएलपी का लेवल हो जाता है, मतलब हमारे लीवर में कहीं कोई डिसीज़ है या फिर लीवर के साथ साथ बोन में भी कोई डिसीज़ हो सकती है, तब इसका लेवल इंक्रीज़ होगा। चलिए एक हम लोग एंजाइम कॉम्बिनेशन करते हैं। एएलटी बोले तो एसजीपीटी और एएलपी, ठीक है। अगर हमारा एएलटी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और एएलपी का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एएलपी हमारा इंक्रीज़ हुआ है लेकिन कम इंक्रीज़ हुआ है, और जो एएलटी है हमारा एसजीपीटी, ये भी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन ये इन कंपैरिजन टू एएलपी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? अगर हमारा एएलटी ज़्यादा इंक्रीज़ है इन कंपैरिजन टू एएलपी, इंक्रीज़ तो एएलपी भी है लेकिन ये ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो उस केस में क्या होगा? पेशेंट को हिपैटोसेलुलर डैमेज हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हमारा एएलटी इंक्रीज़ है पर कम इंक्रीज़ है इन द कंपैरिजन ऑफ एएलपी, ठीक है। एएलपी हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा? बायलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कहीं पे कुछ बायलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ स्टोन वगैरह हो गया है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं, तो एंजाइम कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एंजाइम हम लोग का जो हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है? जीजीटी। जीजीटी बोले तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। यहाँ पे भी एज लगा हुआ है, मतलब ये भी हमारा एक टाइप का क्या है? एंजाइम है, ठीक है। तो इट इज़ अ माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट इन लीवर। ये हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम है, कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में, ठीक है। व्हेन लीवर इज डैमेज जीजीटी में लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो ये जो हमारा जीजीटी है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाता है। इसकी क्या कहानी होती है कि ब्लड स्ट्रीम में कैसे लीक हो गया? देखो समझो ये हमारा लीवर है, ठीक। लीवर की सेल्स में अगर कहीं पे डैमेज हो गया, ये सारे एंजाइम कहाँ बन रहे हैं? हमारे लीवर में। समझ लो ये एंजाइम है, ठीक है। सारे लीवर हमारे कहाँ बन रहे हैं? सॉरी, सारे एंजाइम हमारे कहाँ बन रहे हैं? लीवर में। अगर लीवर की सेल्स में कहीं पे डैमेज हो गया तो ये क्या होंगे? बाहर निकलने लगेंगे। बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तभी अगर हमारे लीवर में कोई डैमेज है तो जीजीटी में लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे एंजाइम है वो लीक हो जाएंगे कहाँ? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो जीजीटी का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 5 टू 36 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एएलपी और जीजीटी का कॉम्बिनेशन करें तो एएलपी हमारा लीवर डिसीज में तो इंक्रीज होता ही होता है, साथ साथ में ये हमारा अगर बोन में डिसीज हमारी कोई अबनॉर्मेलिटी है इंटेस्टाइन में है तभी भी ये हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो जीजीटी होता है ये इंक्रीज होता है कब? इन द केस ऑफ लीवर डिसीज। तो जीजीटी कन्फर्म दैट इट इंक्रीज इनटू लीवर डिसीज, ठीक है। अगर एएलपी भी इंक्रीज है, जीजीटी भी इंक्रीज है, तो जीजीटी क्या करता है? कन्फर्मेशन करता है। जीजीटी क्या करेगा? कन्फर्मेशन किसके लिए? लीवर डिसीज के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।